नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का अध्ययन करेंगे। अर्धनारीश्वर को जिसने लिखा है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में एक चर्चित और बड़ा नाम है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार से ही ताल्लुकात था। पिछले चैप्टर संपूर्ण क्रांति में इनका जिक्र भी आया था, आपको याद होगा। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर की सबसे उम्दा लेख में से, सबसे उम्दा निबंध में से आज पढ़ने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का तो रूप आप लोग समझते ही होंगे, आधा नर और आधा जो है महिला। जो दिखाया भी गया है, जो शंकर और पार्वती का जो रूप दिखाया गया आधा आधा, लोग उसी को अर्धनारीश्वर मानते हैं। लेकिन सही मायने में अर्धनारीश्वर क्या है, इसको काफी बखूबी और काफी सुंदर तरीके से रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ अपने लेख में रखा है। काफी ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका रहा इनका हर बात रखने का, और यह मशहूर भी हैं इन लेखों के कारण। तो रामधारी सिंह दिनकर का परिचय पहले हम लोग जान ले। हालांकि आप लोग पहले से जानते भी होंगे क्योंकि हमारे बिहार के ही थे। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ, 24 अप्रैल 1974 को मृत्यु। आप लोगों को याद होगा संपूर्ण क्रांति में मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसका जयप्रकाश नारायण ने जिक्र भी किया था। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय में जो सिमरिया गांव है वहां इनका जन्म स्थान था। माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता रवि सिंह, पत्नी श्यामवती देवी। अब देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर बहुत ज्यादा परिपूर्ण परिवार से नहीं आते थे, काफी परिवार इनका गरीब था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास। तो देखिए प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा हुई गांव में ही हुई, फिर 1928 में मोकामा रेलवे घाट हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। 1932 नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इनका बीए ऑनर्स पटना कॉलेज से वे करते हैं। तो जितना आपने देखा, जितना आसानी से इसको पढ़ा कि प्रारंभिक शिक्षा गांव, उसके बाद मोकामा, उसके बाद पटना कॉलेज, जितना आपको पढ़ने में आसान लगा उतना आसान एक्चुअल में यह था नहीं। काफी मुश्किल रहा इनका पढ़ाई, काफी मुश्किल दौर से गुजरे। बेगूसराय से पटना आना जो है नदी, और उस समय पुल पुलिया भी नहीं थी। काफी कष्टमय इनका जीवन रहा, शिक्षा भी कष्टों से गुजारा। लेकिन शिक्षा के लिए रामधारी सिंह दिनकर लालायित थे और काफी ज्यादा इनको पढ़ने में रुचि थी, इसलिए इन्होंने सभी मुश्किल हालातों से लड़ करके और शिक्षा ग्रहण किया। प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य। तो उसके बाद इन्होंने काम क्या क्या किए, तो प्रधानाध्यापक भी रहे, उसके बाद सब रजिस्ट्रार भी बने, सब रजिस्ट्रार के बाद सब डायरेक्टर भी बने जनसंपर्क विभाग में। विश्वविद्यालय में भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे, हिंदी के सलाहकार। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने शिक्षा के दम पर और अपने काबिलियत के दम पर अलग अलग पदों पे
और अलग अलग साहित्यिक रचनाएं की। साहित्य अभिरुचि इनको कब से हुआ? जैसे अभी आपने देखा कि इतिहास में ये है, ऑनर्स करते हैं, इतिहास से बीए की पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर इनकी हिंदी साहित्य में कैसे रुचि आ गई? तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित, देश, देश प्रकाश, प्रकाश बेगूसराय में, प्रतिमा कन्नौज में। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित। तो इसको आपको याद रखना है कि पहली जो इनकी कविता है, कि पहली कविता की पुस्तक जो है प्रणभंग 21 वर्ष में ही प्रकाशित हो गई थी इनकी। तो छात्र जीवन में बहुत सारी कविताएं लिखी, देश लिखी, प्रकाश लिखी, प्रतिमा लिखी, और फिर इनकी पहली पुस्तक जो छपती है प्रणभंग, प्रणभंग इसको याद रखिए। अलग अलग फिर कविताएं रचा प्रणभंग 1929 में, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिणाम आदि। तो ये सब इनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिसमें प्रणभंग इनकी पहली है। उसके बाद हुंकार जो आई थी काफी प्रचलित हुई। उसके बाद कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। ये जो सारी इनकी रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं इनके द्वारा रची गई, यह पूरे विश्व में एक अलग छाप छोड़ दिया और रामधारी सिंह दिनकर की ख्याति पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। अब गद्य देख लिए, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी गद्य हैं। पुरस्कार में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, अब देख लीजिए, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और कौन सी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसको याद रखिएगा। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राज्यसभा के सांसद भी बने, इनको राज्यसभा भेजा गया सरकार की तरफ से। पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित, राष्ट्र कवि के रूप में समादूत, और राष्ट्र कवि के रूप में भी इन्हें कहा गया है। और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2 चीज आपको याद रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी, और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है। राष्ट्र कवि भी रहे, राज्यसभा संसद में भी भेजा गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से दिनकर पूरे विश्व पर, भारतीयों पर एक अलग प्रकार की छाप, और इनकी कविता में, कहानियों में एक अलग प्रकार के दृश्य और दर्शन दिखाई पड़ता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे, उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभितावान, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को सिर्फ कविता लिखने के रूप में नहीं याद किया जाए, इनके जो गद्य रचनाएं हैं वह भी उतने ही प्रमाणित और उतने ही सुंदर हैं और उतने ही सहज हैं। और जिस प्रकार से इनकी कविता होती, उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। अब यह पाठकों, श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है।
उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। तो देखिए, इनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें बहुत मुखरता होती है और वे कोई भी बात कुछ भी कहने से कतराते नहीं, उनको उजागर कर देते हैं। अब यह पाठकों और श्रोताओं के विवेक बुद्धि पर और उनके उनके वेग जो है बुद्धि पर निर्भर करेगा कि पाठक और श्रोता कितने इनकी बातों को समझते हैं, परखते हैं और इससे कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। यह तो पाठकों और श्रोताओं पर निर्भर है, लेकिन यह सब कुछ खोल करके और सारी बातें को बेझिझक बोलने के आदि। उनकी पराक्रमी गोया वह उठ खड़ी हुई वाणी, दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि, वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनों संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धि सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। तो देखिए, सभी प्रकार की कविताएं, चाहे वह प्रबंध काव्य हो, चाहे वह मुक्तक हो, चाहे वह प्रगीत हो, चाहे काव्य नाटक हो, सब प्रकार की रचनाएं में उनकी रचनाएं उत्कृष्ट है। और अनुशासित और भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवि प्रतिभा का दिनकर पर वैभव वर्तक प्रभाव। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में स्तरों पर व्यक्त होता है। अब चूंकि इतिहास के यह छात्र रहे हैं और इसीलिए उनको ऐतिहासिक रूप से समाज, संस्कृति, उसमें परिवर्तन, जातीय, धार्मिक, इन सारी बातों का अध्ययन है, सारी बातों का ज्ञान है और उनमें जो भी रूढ़िवादिता, उन रूढ़िवादिताओं पर दिनकर जी का गहरा चोट है और गहरा वह उसको बदलने की बात करते हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है, आगे भी कर रहा है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी है जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धि भी मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, सांस्कृतिक चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती। तो देखिए, उनके हम गद्य लेखन की बात करेंगे तो उनमें अलग अलग, जैसे सांस्कृतिक चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन, सबको लेकर उन्होंने काफी उल्लेखनीय रचनाएं की है। गद्य में विषय वस्तु, शैली, विद्या और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है, उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप से संप्रेषित हो जाती हैं। स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट। यह उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक
जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपन्यास आदर्श बना रहा। तो देख लीजिए, प्रस्तुत जो उनका प्रसिद्ध निबंध है अर्धनारीश्वर, इसमें भारत के मिथकीय प्रतीक जिसमें दिनकर अपना, तो जो भी इसमें अर्धनारीश्वर को एक मिथकीय प्रतीक माना जाता है कि वह ईश्वर माने शिव व पार्वती के रूप है, और इस प्रकार से उनको मिथ्या बता दिया जाता है कि ऐसा हो। लेकिन एक्चुअल में यह बताना चाहते हैं कि अर्धनारीश्वर का सही अर्थों में क्या मायने है और सही अर्थ इसका क्या है। क्या अर्धनारीश्वर मिथ्या है या सच्चाई? इन्हीं दोनों को परखते हैं रामधारी सिंह दिनकर और खुल करके अपनी बातें करते हैं, जिससे आपको सचमुच लगेगा कि दिनकर जी अर्धनारीश्वर की जो मिथ्या वाली बात है उसको मिटाते हुए दिखते हैं और हमारे मन पे एक गहरा असर और गहरा छाप छोड़ते हैं और यह बताते हैं कि अर्धनारीश्वर मिथ्या नहीं और यह एक प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर एक सच्चा स्वरूप है जिसे हमें जो है अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यह रामधारी सिंह दिनकर बताना चाहते हैं। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओट और धुंधलके में रहता आया है। तो क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रतीक है इसका क्या अर्थ है और क्या यह आम मनुष्य के लिए भी और हमारी सभ्यताओं के लिए भी कोई अर्थ या संदेश रखता है? आखिर अर्धनारीश्वर का विचार क्या है? अर्धनारीश्वर की कल्पना कवि क्यों कर रहा है? इस पर इन्होंने खुल करके बात की है और बताया है कि अर्धनारीश्वर का सच्चा और सही मौलिक रूप क्या है और अर्धनारीश्वर मिथ्या नहीं बल्कि हमारी सच्चाई। इसको आगे कल पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने किस प्रकार से व्याख्या की है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।